हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का री क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों हम लोगों ने कल की क्लास में लास्ट में कहां पे छोड़ा था, मैंने आपको डेंसिटी बता रहा था। उसमें टाइप्स ऑफ डेंसिटी में रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड और रिलेटिव डेंसिटी फॉर गैसेस। तो इसमें मैंने आपको चीजें बताई थी। सॉलिड लिक्विड के लिए जो गैस डेंसिटी होती है उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, एक दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं। और जो रिलेटिव डेंसिटी जो गैसेस के लिए है उसको हम लोग क्या बोलते थे, वेपर डेंसिटी। ये इंपॉर्टेंट है। तो इसी पे मैंने लास्ट क्लास खत्म की थी और आपको बताया था कि वेपर डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है कि डेंसिटी ऑफ वन गैस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ अदर गैस। ठीक। और अगर सिंगल गैस है तो वहां पे वेपर डेंसिटी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिंगल गैस का मोलर मास निकाल लीजिए और बाई 2 कर दीजिए, वो उसकी वेपर डेंसिटी हो जाएगी। और बताया था कि अगर मान लीजिए आपको दूसरी गैस गिवन ना हो तो आप वहां पे मान के क्या चलोगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक। और अगर कई सारी गैसेस का मिक्सचर है और वहां पे वेपर डेंसिटी निकालने के लिए बोल रहा है तो वहां पे क्या होगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए और बाई 2 कर दीजिए, तो ये आपकी वेपर डेंसिटी निकल जाएगी। तो चलो छोटे छोटे क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट इसका भी क्लियर हो जाएगा। देखो एक क्वेश्चन लिखिए, कहता है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। अब आपसे पूछ रहा है कि भैया SO2 गैस की वेपर डेंसिटी बताइए। तो देखो मैंने कहा था जब सिंगल गैस होगी तो आपको क्या करना है, बस आपको क्या करना है, उस गैस का मॉलिक्यूलर मास निकाल लीजिए। देखो तो SO2 ये गैस दी गई है, इसका मोलर मास निकालिए। तो देखो सल्फर का होता है 32 और 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, दैट मीन्स 64। ये क्या आ गया, ये आ गया मोलर मास। तो अब आपको क्या बोल रहा है, वेपर डेंसिटी निकालने के लिए, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगा, 64/2, दैट मीन्स 32। इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी मतलब वो भी डेंसिटी, नीचे भी डेंसिटी, यूनिट कैंसिल हो गई। तो ये इसकी वेपर डेंसिटी हो गई। समझ में आ गया, छोटा सा क्वेश्चन था। चलो एक इस तरह अगला और क्वेश्चन लिख लो। कहता है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विथ रिस्पेक्ट टू CH4। अब आपको क्या करना है, वेपर डेंसिटी निकालनी है, किसकी निकालनी है, SO2 गैस की निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू CH4 गैस। तो अब देखो यहां पे जब आप निकालोगे तो यहां पे क्या करोगे, सबसे पहले आप वेपर डेंसिटी, आपको मैंने बताया था कि वेपर डेंसिटी जो होगी आपको ऊपर क्या रखेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ SO2 गैस अपॉन नीचे आप रख दीजिए CH4। देखो SO2 गैस का 64 अभी निकाला आपने और CH4 का 12 + 4 16, तो इसकी वेपर डेंसिटी कितनी हो गई, 4। ठीक। चलो ये नोट करो, फिर एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, फिर आगे चलेंगे, हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। चलिए एक और अगला क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ सैंपल, कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ अ सैंपल। आपको एक सैंपल का वेपर डेंसिटी कैलकुलेट करना है कंटेनिंग 5 मोल्स ऑफ O2, containing 5 moles
ऑफ O2, ऑक्सीजन के कितने मोल हैं? 5 मोल्स हैं, एंड 5 मोल्स ऑफ N2, एंड 5 मोल्स ऑफ N2। तो कह रहा है अब किसके लिए रिस्पेक्ट में निकालना है? विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के रिस्पेक्ट में आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है। तो अब देखो यहां पे क्या आ गया, यहां पे एक सैंपल आ गया, यहां पे क्या आ गया? एक सैंपल आ गया। अब इस सैंपल में 2 गैसेस हैं, एक तो ऑक्सीजन गैस है, तो 5 मोल है ऑक्सीजन और 5 मोल है नाइट्रोजन, ये 2 गैसेस हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा, एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो देखो 5 मोल्स इनटू O2 का मोलर मास कितना? 32 प्लस 5 मोल N2 इंटू N2 का 28 अपॉन नीचे क्या आता है? टोटल मोल्स। तो ये आएगा 5 प्लस 5। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आता है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा आपको 30। जब हमें एवरेज मॉलिक्यूलर मास पता चल गया विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस दिया हुआ था, सॉरी, विथ रिस्पेक्ट टू हीलियम गैस। अब देखो यहां पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिल गया हमको, तो अब हम लोग वेपर डेंसिटी निकाल सकते हैं कि नहीं? मैंने क्या बताया था? अब ऊपर तो आ जाएगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास अपॉन नीचे क्या आएगा? किसके रिस्पेक्ट में निकालना है? हीलियम। हीलियम का मास कितना होता है? 4। तो ये आपका वेपर डेंसिटी क्या मिल गया? 30/4। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलो नोट करो इसको, फिर एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं, लिखिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस। कितने ग्राम? 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस, 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस occupies 5.6 liter, occupies 5.6 liter at STP, at STP। तो कहता है कैलकुलेट वेपर प्रेशर और वेपर डेंसिटी ऑफ दिस गैस। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ दिस गैस। आपको क्या निकालनी है? वेपर डेंसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलो भाई इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जाए। देखो यहां पे क्या दिया है कि 16 ग्राम ऑफ एन अननोन गैस। अब जो गैस है वो अननोन है, हमें उसका मोलर मास नहीं पता है, बस मास गिवन है कि 1.16 ग्राम जो अननोन गैस का लिया गया है, ये कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है? 5.6 लीटर का। ठीक, तो अब देखो एक रिलेशन मैंने आपको बताया था कि मोल्स निकालने का क्या होता है। मोल्स निकालने के लिए गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू, अगर वॉल्यूम में हो तो उसका कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम कितना दिया गया है, तो ये वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। ये क्या होता है? मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करते हैं,
हमें मोलर मास निकालना है, ये पता है, ये पता है, तो यहां से मोलर मास निकल जाएगा। जैसे ही मोलर मास निकलेगा तो हम वेपर डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो चलो अब यहां से गिवन मास कितना है 16, मोलर मास हमको नहीं पता, वॉल्यूम इन लीटर 5.6 अपॉन 22.4 लीटर इतना पता है। तो यहां से मोलर मास आप कैलकुलेट करो तो ये हो जाएगा 16 इंटू 22.4 अपॉन 5.6, तो ये जाएगा 4 टाइम्स में, तो ये मिल गया 64। जब इसका मोलर मास हमको मिल गया 64 तो वेपर डेंसिटी तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। और यहां पे एक ही गैस दी गई है इसलिए कुछ नहीं दिया है, तो वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी, मोलर मास हो गया 64 अपॉन 2। क्यों लेते हैं, क्योंकि अगर कुछ नहीं दिया होगा तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, हाइड्रोजन गैस, और H2 का मास कितना होता है 2, इसलिए ये वेपर डेंसिटी हो गई, कितनी आ गई 32। तो ये समझ में आ गया होगा कि वेपर डेंसिटी कैसे फाइंड करना है हम लोग को। अब अगर मान लो कि यहां पूछ देता कि भाई उस गैस का, अननोन गैस का नाम बताइए, उस अननोन गैस का नाम बताइए कि कौन सी गैस है, तो क्या आप इसको देख के बता सकते हो क्या? अब अगर इसको देखो 64 किसका मोलर मास होता है, अभी आप पहला क्वेश्चन जो किए थे SO2 इसका कितना था 32 प्लस 32 64 था ना। इसका मतलब है वो अननोन गैस क्या है, वो अननोन गैस सल्फर डाइऑक्साइड है, SO2 गैस है, समझ गए। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपसे, तो नोट कीजिएगा इतना, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलो बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे कहां चलते हैं, हम लोग निकालते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, कि किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का परसेंट कंपोजिशन कितना है, हम इसको फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलो पहले इसको कुछ थोड़ा सा लिख लो कि कंपाउंड जो होता है, कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, इज फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स। कैसे फॉर्म होता है, एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनता है, एलिमेंट से मिलके कंपाउंड बनता है। एंड वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट्स present in the given compound is its percent composition। पहले हमने परसेंट कंपोजिशन को डिफाइन किया कि परसेंट कंपोजिशन होता क्या है। तो देखो कोई भी कंपाउंड जो होता है वो एलिमेंट से मिलकर बनता है, जाहिर सी बात है, और जो वेट परसेंट होता है उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में, उसी को उसका क्या बोलते हैं, परसेंट कंपोजिशन। उसी को उसको क्या बोलते हैं, परसेंट कंपोजिशन। एंड फॉर दैट we have required, हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, we have required the molar mass of the compound, molar mass of the compound, मतलब हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, मोलर मास ऑफ कंपाउंड की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तब हम उसका क्या निकाल पाएंगे, परसेंट कंपोजिशन। अब देखो फॉर्मूला लिखो, परसेंट ऑफ एन एलिमेंट
किसी भी एलिमेंट का अगर परसेंट निकालना है, परसेंट ऑफ एनी एलिमेंट या परसेंट वेट परसेंट, या इसी को वेट परसेंट भी बोलते हैं, वेट परसेंट। अब ये होता क्या है, किसी भी एलिमेंट का अगर परसेंटेज निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ एलिमेंट, वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड, और वेट ऑफ कंपाउंड, वेट ऑफ कंपाउंड, और यहां पे क्या है, परसेंटेज लगा है इसलिए मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हमारा फॉर्मूला बन के आ गया। अब आप इसको याद रखेंगे और इसी से हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो भी परसेंट आपसे पूछेगा। एलिमेंट का परसेंटेज अगर पूछता है तो हम लोग इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो इसको नोट कर लो, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। चलो बच्चों, अब एक क्वेश्चन देखो, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आप वो चीज सीख जाओगे जो अभी बताई गई है। क्वेश्चन कहता है कि कैलकुलेट परसेंट ऑफ कैल्शियम कार्बन एंड ऑक्सीजन इन CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट में आपको परसेंट कंपोजिशन बताना है, कार्बन कितना होगा, कैल्शियम कितना होगा और ऑक्सीजन कितना होगा। तो चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमको जरूरत किसकी पड़ेगी, क्योंकि हमने परसेंट कंपोजिशन में फॉर्मूला लिखा था कि वेट ऑफ एलिमेंट अपॉन वेट ऑफ कंपाउंड। तो कंपाउंड यहां पे क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो सबसे पहले इसके मोलर मास की बात कर लेते हैं। मोलर मास ऑफ CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम का कितना होता है भाई, 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस 48 हो गया ऑक्सीजन का। तो कितना हो गया, 80, 88, 100। ठीक, तो ये 100 हो गया मोलर मास, 100 ग्राम हो गया मोलर मास किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब हम लोग निकालना चाहते हैं, जिसका भी निकालना चाहते हैं लिखिए, परसेंट ऑफ कैल्शियम इन CaCO3। तो कितना कैल्शियम है पहले इसमें, 40, उसका मास हो गया 40 अपॉन टोटल मास कितना है 100 इंटू 100। इसका मतलब 40% क्या है, आपका कैल्शियम है। ठीक, अब आ जाओ परसेंट ऑफ कार्बन इन CaCO3। हम लोग किसका निकालना चाहते हैं, कार्बन का निकालना चाहते हैं। तो कार्बन का मास कितना भाई, 12 अपॉन टोटल मास 100 इंटू 100। तो ये क्या आ गया, 12% आ गया। तो ऐसे ही अगला वाला क्या आ जाएगा, 48%। परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन CaCO3। तो ऑक्सीजन कितना, 48, टोटल कितना 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 आया कितना, 48%। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। समझ में आ गया होगा, नोट कीजिए, फिर आगे और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन फिर से लिखो, कैलकुलेट परसेंट ऑफ कार्बन, कैलकुलेट परसेंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन C2H6। अब आपको कहां बोल रहा है, C2H6 में कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज बताओ भाई। तो इसको आप लोग निकाल सकते हो, निकालो भाई, वीडियो को पॉज करो, पहले इसका आंसर निकालो, फिर देखना कि यहां पे हमारा आंसर क्या आता है।
ठीक है, तो चलो पॉज करके आप निकाल लेना। अब देखो हम निकालते हैं, तो यहां पे सबसे पहले मोलर मास निकालिए किसका, मोलर मास ऑफ C2H6। तो भाई कितना, 2 कार्बन का कितना 24 प्लस हाइड्रोजन का 6, ये हो गया 30 ग्राम। 30 ग्राम आ गया मोलर मास किसका, कंपाउंड का। अब आप निकालो परसेंट ऑफ कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन हो गया 24/30 इंटू 100। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो आएगा वही होगा। इसको आप 6 4 जा 24, 6 5 30, 5 2 जा 24 जा 80% आपका क्या है, कार्बन है। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है दूसरा 20% क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन चाहे ऐसे निकाल लो। तो ये हो गया 6/30 इंटू 100, तो क्या मिल गया 20%। ठीक, चलो नोट करो इसको। फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं। लिखिएगा कैलकुलेट परसेंट ऑफ वाटर, कैलकुलेट परसेंट ऑफ वाटर, वाटर का परसेंट निकालना है, परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल CRYSTILLASATION, क्रिस्टलाइजेशन, कैलकुलेट परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन, कहां पे कंपाउंड है FeSO4.12H2 .7H2 कर लो, 7H2। देखो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जहां पे भी आपको डॉट समथिंग इंटू H2 मिल जाए तो इसका मतलब है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। ठीक है, तो अब यहां पे कहता है कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का आपको परसेंट निकालना है, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर का परसेंट निकालना है, और कंपाउंड दिया है FeSO4.7H2O। तो चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, पहले हम लोग को मोलर मास निकालना होगा। किसका निकालना होगा, कंपाउंड का। चलो मोलर मास ऑफ FeSO4.7H2। तो देखो Fe का मास कितना होता है भाई 56 प्लस S का 32 प्लस 16 4 जा 64 प्लस ये 7H2O का हो गया 16 प्लस 2 18, 18 इंटू 6 126। ठीक है, तो अब इसको ऐड करो, देखो कितना मिल रहा है 278। ये हमको मिल गया किसका, कंपाउंड का मोलर मास मिल गया। अब हम लोग को क्या कह रहा है, परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है कितना 7H2O है ना, तो इसका मास कितना हो गया 126 अभी निकाला आपने, अपॉन टोटल मास कितना 278 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लिया, जो आया वो हमारा
परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई डिफिकल्टी इस क्वेश्चन में? कोई डिफिकल्टी लग रही है आपको? मेरे हिसाब से तो नहीं लगनी चाहिए। चलो नोट कर लो, फिर एक और क्वेश्चन हम लोग लेंगे। नोट किया? नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लिया करें, आराम से नोट कर लिया करें, फिर रिज्यूम कर लिया करें। ओके चलो चलो आपको ले चलते हैं फिर से एक क्वेश्चन की तरफ। लिखिएगा क्वेश्चन, कहता है कैलकुलेट परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कैलकुलेट परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन calculate percent of water of crystallization in global salt। ग्लोबल सॉल्ट, अब ग्लोबल सॉल्ट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पता नहीं है तो लिख लीजिए Na2SO4.10H2O। क्या होता है? Na2SO4.10H2O। ये किसका फॉर्मूला है? ग्लोबल सॉल्ट का। आगे से आप इसको याद रखेंगे। कहता है कि यहां पे भी सेम वही क्वेश्चन है प्रीवियस वाला। कहता है कि यहां पे भी आपको परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकालना है और आपके पास कंपाउंड दिया है ग्लोबल सॉल्ट। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा? मोलर मास निकालना होगा। किसका निकालना होगा? ग्लोबल सॉल्ट का। तो मोलर मास ऑफ ग्लोबल सॉल्ट का निकालिए। Na का कितना होता है भाई? 23। कितने Na है? 2, 46 प्लस S का 32 प्लस O का 64 प्लस 10H2O, तो 18 इंटू 10 180। ठीक है, ये कितना हो गया? ऐड करो, ये आ गया 322। 6 7 8 या 12। ठीक है, 322। अब हमें क्या निकालना है? परसेंट ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन तो क्या हो जाएगा? वाटर कितना? 10H2O। 10H2O का मतलब 180 अपॉन टोटल 320 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? परसेंट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। समझ में आ गया? चलो नोट करो इसको। नोट किया बच्चा? चलो एक दो क्वेश्चन अभी और करेंगे हम लोग, ताकि हमारा इस पे रिलेटेड कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, कहीं से भी कोई डिफिकल्टी लेवल ना दिखाई दे। ठीक है बच्चा पार्टी? ओके चलो एक और क्वेश्चन लिखो। कहता है कि 16.5 ग्राम, क्या कहता है? 16.5 ग्राम ऑफ अ मेटल, 16.5 ग्राम ऑफ अ मेटल combines with oxygen, combines with oxygen, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है एंड फॉर्म, और मिलके क्या बनाता है? बनाता है
35.6 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, 35.6 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड, उस मेटल का ऑक्साइड बना लेता है। कितना ऑक्साइड बनाता है? 35.6 ग्राम ऑक्साइड बनाता है। तो कहता है कैलकुलेट परसेंट ऑफ O2 इन मेटल ऑक्साइड। तो कहता है कैलकुलेट परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन मेटल ऑक्साइड, उस मेटल के ऑक्साइड में ऑक्सीजन का कितना परसेंट है, यही हमसे फाइंड करने के लिए बोला है। तो क्वेश्चन देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन क्वेश्चन का सॉल्व करने का तरीका हमारा वही रहेगा। देखो कोई भी मेटल लिया, कोई भी मेटल लिया, ठीक, उसको आप ऑक्सीजन में रख दोगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो वो क्या बना लेता है? उसका ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, उसका क्या बना लेगा? ऑक्साइड बना लेगा। ये मेटल की ऑक्साइड है, ये कोई फॉर्मूला नहीं लिखा गया है, मतलब कोई मेटल है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या बनाता है? मेटल ऑक्साइड बना लेता है। अब देखो यहां मेटल का मास तो दिया गया है 16.5 ग्राम दिया हुआ है, और आपको मेटल ऑक्साइड का मास दिया हुआ है 35.6 ग्राम, 35.6 ग्राम दिया है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा? मेटल और मेटल ऑक्साइड दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन का मास आप फाइनली निकाल सकते हो। ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास निकाल लो भाई। ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा? 35.6 माइनस 16.5, तो ये हो गया 19.1 ग्राम क्या हो गया? ऑक्सीजन रहा होगा। जब हमें 19.1 ग्राम ऑक्सीजन का मास मिल गया और टोटल ऑक्साइड का मास जो है, मेटल ऑक्साइड का मास पता है, तो परसेंट निकालने में क्या दिक्कत आ रही है? कोई दिक्कत नहीं है यार, ये सर निकल गया। तो परसेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का मास निकाला भाई 19.1 अपॉन टोटल मास कितना हो गया? 35.6 और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो सॉल्व कर लिया, जो मिला वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या कोई इसमें डिफिकल्टी होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बेसिक टाइप का क्वेश्चन है, बस 3 लाइन में क्वेश्चन लिख दिया गया है, सेंस तो वही है ना। चलो नोट करो इसको। चलो बच्चों एक और क्वेश्चन लिखना, अच्छा क्वेश्चन है। लिखिएगा क्वेश्चन, अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स, अ कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन्स 0.07% ऑफ नाइट्रोजन। अब यहां पे आपको जो परसेंट आप निकाल रहे थे वो गिवन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड है, उसमें 0.07% क्या है? नाइट्रोजन है। कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास, कैलकुलेट मिनिमम मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। आपको क्या निकालना है? कंपाउंड का मिनिमम मोलर मास निकालना है, जो कंपाउंड है। ठीक है,
तो अब देखो आपको मोलर मास फाइंड करना है, बोला है मिनिमम मोलर मास फाइंड करना है। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं, फिर हम बताते हैं कॉन्सेप्ट मिनिमम मोलर मास का कॉन्सेप्ट क्या है। देखो भाई यहां पे आपको परसेंट ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है, तो परसेंट ऑफ नाइट्रोजन अगर दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास इनटू 100, यही फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। तो यहां पे नाइट्रोजन का परसेंट दिया गया है 0.07, नाइट्रोजन का वेट कितना होता है 14, मोलर मास नहीं पता है इनटू 100। तो यहां से मोलर मास क्या हो जाएगा 1400 अपॉन 0.07, तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिया और ये डेसिमल हट खत्म कर दिया। ये हमको मिल गया 20,000, यही मोलर मास है। तो अब उसने क्या बोला कि मिनिमम मोलर मास का क्या मतलब है, इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमम मोलर मास का क्या है। चलो बच्चों अब देखो जो हमने अभी बताया था कि मिनिमम मोलर मास, उसका कॉन्सेप्ट क्या है ये समझ लेते हैं कि फॉर मिनिमम मोलर मास ऑफ एनी कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के मिनिमम मोलर मास के लिए क्या होना चाहिए, दैट कंपाउंड शुड कंटेन एट लीस्ट 1 एटम ऑफ एलिमेंट हुज परसेंटेज इज गिवन, जिसका परसेंटेज दिया गया है उस एलिमेंट का कम से कम एक एटम होना चाहिए। इसीलिए क्या है, इसीलिए जब हमने वहां पे परसेंट ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ था और इधर वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन मोलर मास रखना था, तो उधर वेट जो नाइट्रोजन का था वो हमने एक नाइट्रोजन का रखा था। जब मिनिमम मोलर मास की बात करेगा तो वहां पे हम लोग एक नाइट्रोजन लेके चलेंगे, एक एटम। अब वहां तो हमें ये नहीं पता ना कि N2 है, N3 है, N4 है, कितना नाइट्रोजन है ये तो नहीं पता है हमको। तो इसलिए मिनिमम मोलर मास का मतलब हो गया कि वहां पे हम लोग को एक ही नाइट्रोजन का मास लेना है। ठीक है, तो एक छोटा सा और लिख लो क्वेश्चन, कहता है इंसुलिन कंटेन्स 0.0016% of sulfur calculate minimum molar mass of insulin। आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, मिनिमम मोलर मास ऑफ इंसुलिन कैलकुलेट करना है। तो देखो जब ये कैलकुलेट करना है हमको, तो अब हम लोग क्या करेंगे, परसेंटेज तो ये दिया हुआ है 0.0016% इज इक्वल टू, अब यहां पे ऊपर सल्फर का मास आएगा। अब सल्फर का एक एटम का मास हम लोग लिखेंगे, याद रखें क्योंकि मिनिमम मोलर मास की बात कर रहा है, तो सल्फर के एक एटम का मास कितना होता है 32 अपॉन इसका मोलर मास हमको निकालना है इनटू 100। तो यहां से m कैलकुलेट कर लीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या आएगा, आंसर आएगा। यहां से मिल जाएगा 2 × 10⁶। ये हमारा मिनिमम मोलर मास हो गया। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं। देख क्वेश्चन क्या कहता है कि हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% ऑफ आयरन इफ मोलर मास ऑफ हीमोग्लोबिन इज 89,600, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। हमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, हमें परसेंटेज किसका दिया था, आयरन का। तो परसेंट ऑफ आयरन मतलब हो गया 0.25, ये क्या दिया हुआ है, वेट ऑफ आयरन हमें निकालना है अपॉन मोलर मास हमें दिया हुआ है इनटू 100। तो यहां से वेट ऑफ आयरन निकाल लीजिए, ये हो गया 0.25 इनटू
89,600 अपॉन 100 सॉल्व किया तो ये मिल गया हमको, आप सॉल्व करिएगा, ये मिलेगा आपको 224। ठीक है, ये क्या आ गया, Fe का वेट आ गया, Fe का वेट आ गया। हमसे क्या बोला है, Fe के नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, तो एटम्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe, तो क्या करना पड़ेगा, टोटल मास Fe का 224 अपॉन मॉलिक्यूलर मास Fe का कितना होता है 56, तो ये क्या मिल गया, 4 एटम्स होंगे उसमें। उसमें कितने एटम्स होंगे, एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स होंगे, किसके, Fe के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करके रखनी है, नोट कीजिएगा इसको। तो बच्चों आज हमने काफी न्यूमेरिकल्स लगाए, मजा भी आया होगा उम्मीद करता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं तो कुछ आगे के टॉपिक्स भी स्टार्ट करेंगे। जैसे अगला टॉपिक जो होगा हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम लोग निकालना सीखेंगे, क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, सारी चीजें सीखेंगे हम लोग अगले क्लास में। ओके, थैंक यू।